गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने सामाजिक विज्ञान में प्रथम अध्याय में कुछ संसाधनों के बारे में पढ़ा था और मृदा संसाधन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इस मृदा संसाधन में और मृदा संसाधन में हम लोग ने मृदा को नियंत्रित करने वाले प्रमुख फैक्टर्स भी पढ़े थे। साथ में भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 3 मिट्टियों के बारे में जाना था, जिसमें से पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। भारत में 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। वैसे अगर इनको जनरल लैंग्वेज में देखते हैं हम या सभी जगह, तो वर्गीकरण 6 प्रकार ही मिल रहा है हमको, जिसमें पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। तो इसमें हम लोग 3 मिट्टियों के बारे में चर्चा कर चुके थे। पर्वतीय मिट्टी जो पहाड़ी क्षेत्रों में हमको मिलती है। इसके अलावा जो दूसरी मिट्टी थी अपनी, कौन सी मिट्टी थी पर्वतीय मिट्टी के बाद? जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के किनारे पाई जाती है। और तीसरी मिट्टी थी कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि मरुस्थल में रेगिस्तानी क्षेत्रों में हमको मिलती है और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे कल्लर है, ऊसर, थूर, राखड़, और इसमें जल धारण क्षमता नहीं होती। और साथ में अब अगली मिट्टी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में, और काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब ये काली मिट्टी बनती कैसे है? तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि धरातल में जो भी शैलें पाई जाती हैं, उन शैलों के टूट फूट से जो भी मिट्टियों में मिश्रित हो जाती हैं शैलें, तो उन्हीं के कलर के रूप में, उन्हीं के खनिज और उन्हीं के तत्वों के रूप में उस मिट्टी में गुणधर्म आ जाते हैं। तो काली मिट्टी के लिए क्या है? लावा युक्त मिट्टी, जो ज्वालामुखी के उद्गार से बहकर के लावा आया और वो जम गया चट्टानों के रूप में, उसमें जब विखंडन हुआ, अपक्षय हुआ, तो धीरे धीरे वो लावा मिट्टी में मिलता गया और काली मिट्टी का रूप सामने आया। इसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। क्या क्या इसमें तत्व पाए जाते हैं? लोहा, फास्फोरस, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जीवांश, इन तत्वों की इसमें अधिकता होती है और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। अब ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, अभी आपका जो सौराष्ट्र का एरिया है, इसमें आपका गुजरात का एरिया पूरा मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। मालवा और दक्षिणी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, पठारी क्षेत्र, वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार है। साथ में दक्षिण भारत में गोदावरी नदी और कृष्णा नदियों की घाटियों में भी ये काली मिट्टी के विस्तार क्षेत्र मिलते हैं। इसके बाद जो है लावा के पठार जहाँ जहाँ मिल रहे हैं, वहाँ भी इस मिट्टी का विस्तार है और इस मिट्टी को विशेष करके कपास की काली मिट्टी कहा गया है। अब कपास की काली मिट्टी क्यों कहा गया है? क्योंकि पानी पड़ते ही यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, लसदार हो जाती है, जिससे इसमें नमी काफी समय तक बनी रहती है। और क्या होता है, सिंचाई में कम ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार यदि पानी इसमें पड़ गया तो काफी समय तक इसमें नमी बनी रहती है। साथ में ये भी ध्यान देना है कि यदि मिट्टी ये सूख जाती है तो इसमें दरार भी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं और बिना खाद डाले ही इसमें खेती की जा सकती है, इतनी उपजाऊ मिट्टी ये होती है। इसके बाद जो अगली मिट्टी हमारे सामने आ रही है काली मिट्टी के बाद, ये 5वीं नंबर की मिट्टी है, लाल या पीली मिट्टी इसको कहते हैं। अब ये लाल पीली मिट्टी क्या है? इसका रंग लाल हो जाता है। क्यों लाल क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे गर्मी के दिनों में क्या होता है, मिट्टी में जो लोहे की चट्टानें, लोहे की शैलें होती हैं, लौह अयस्क जिन चट्टानों में पाया जाता है, उसका चूरा मिक्स हो जाता है।
तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी में लोहे का जंग के रूप में, जैसे देखा होगा कि जब लोहे में पानी पड़ता है, नमी पड़ती है तो जंग लगना शुरू हो जाता है और रेड कलर, ब्लैक कलर का लोहे से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ जो है मिट्टी में जो आयरन के, लोहे के खनिज तत्व हैं, अयस्क हैं, उसकी मिलावट होने के कारण से उसमें जंग की अधिकता हो जाती है और उसके कारण से मिट्टी का रंग लाल रंग के आसपास ये हो दिखने लगता है। तो ये जो मिट्टी है, इसमें इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों से किया जाता है। अब किन शैलों से किया जाता है, जिनके टूटने से और जिन शैलों में लोहे के अंश पाए जाते हैं पर्याप्त मात्रा में, अधिक मात्रा में लोहे के अंश मिलते हैं। और ये मिट्टी किन क्षेत्रों में मिलती है, तमिलनाडु राज्य में अधिकतर मात्रा में है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ताप्ती नदी की उत्तरी सीमा है ना, ताप्ती नदी का जो उत्तर में बुंदेलखंड की जो आर्कियन युग की शैलें हैं, है ना, और असम में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वहाँ का रंग भी कुछ लालपन लिए होता है। दक्षिण भारत में छोटा नागपुर का पठार है और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें तत्व क्या मिलते हैं, इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और वनस्पति के सड़े गले अंश मिलते हैं और इसलिए यह मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सड़े गले अंशों का अभाव होता है, फास्फोरस नहीं मिलती है, नाइट्रोजन नहीं मिलती है, वनस्पति के अंश नहीं मिलते हैं, इसलिए मिट्टी में उपजाऊ क्षमता ना के बराबर होती है। और यदि सिंचाई वगैरह कुछ खाद वगैरह डालते हैं तो ज्वार बाजरा की खेती इसमें हो सकती है। जल योजन अधिक हो जाता है, इसी कारण इसका रंग पीलापन इसमें आ जाता है। अब जो छठवीं मिट्टी हमको मिल रही है वो लेटराइट मिट्टी है। अब लेटराइट मिट्टी क्या है, इसका रंग लाल या हल्का पीला होता है, बड़े कण वाली ये मिट्टी हुआ करती है और इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये भी मिट्टी अनुपजाऊ होती है, साथ में वनस्पति के अंश इसमें इसका अभाव होता है और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और चूने का भी इसमें अभाव होता है, क्योंकि पौधे को मेन जरूरत इन्हीं चीज़ों की होती है। तो और कहाँ कहाँ मिलेगी, दक्षिण का जो पठारी हिस्सा है, पहाड़ियाँ हैं वहाँ की, इसके अलावा मानसूनी वर्षा अधिक होती उन क्षेत्रों में। अधिक वर्षा की वजह से मिट्टी में पाई जाने वाली जो सिलिका है वो सिलिका पानी के साथ बह जाती है और एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ये अंश इसमें ज़्यादा मिल जाता है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी घाट, मालाबार तट, केरल के आसपास का जो हिस्सा है और दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजमहल और असम में राजमहल की जो पहाड़ियां हैं दक्षिण में, ठीक है, और असम में ये मिट्टी पाई जाती है। जब खाद वगैरह का इस्तेमाल इसमें करते हैं, सिंचाई वगैरह, तो इसमें भी ज्वार, बाजरा, गेहूं, दलहन इस तरह की फसलें पैदा हो जाती हैं। इसके बाद जो 7वें नंबर की हम लोगों ने एक मिट्टी पढ़ी थी जनरल रूप से, वन मृदा, वन मिट्टी है ना। तो अब वनों में कैसी मिट्टी मिल रही है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जबकि हम लोग ने पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी पढ़ चुके थे, लेकिन फिर से यहाँ वन मृदा के नाम से इन्होंने एक्स्ट्रा दिया गया है कि जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं और इसके गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। कुल मिला के ये पर्वतीय मिट्टी का ही एक रूप है और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार हो जाती हैं। ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, मोटे मोटे कण से मिलते हैं। हिमालय में जो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र होते हैं वहाँ मृदा का बहुत ज़्यादा अपर्दन हो जाता है, इसलिए उसमें ह्यूमस वगैरह नहीं रह पाता है, ठीक है। लेकिन निचले क्षेत्रों में आते हैं तो ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है जिन क्षेत्रों में वन मिलता है। तो यहाँ तक तो हमको ये चीज़ पता चल गई कि भारत में जो 7 प्रकार की मिट्टी मिल रही थी वो 7 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी हैं। पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और वन मिट्टी। ये भारत की मिट्टी का वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग और कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं और भारतीय मिट्टी के गुण, मिट्टी के गुण। तो अब क्या गुण हैं भारत में जो पाई जाने वाली मिट्टी है, तो
तो उसमें यहाँ उपजाऊ क्षमता हमको दिखानी है, क्या क्या चीज़ें फसलें इसमें हो सकती हैं और किस कलर की होती है। जो चीज़ें अभी हम अलग अलग मिट्टी के टॉपिक में देख चुके हैं उसी को यहाँ मिक्स करके आपको बता देना है कि पर्वतीय मिट्टी क्या है, भूरे रंग की मिश्रित होती है, चावल और चाय की खेती इसमें अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, पोटाश, चूना व फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है, उर्वर शक्ति इसमें अधिक होती है। साथ में इसमें गेहूं, चावल, गन्ना, जूट आदि फसलें उत्पन्न की जाती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में क्षारीय गुण पाया जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है और ज्वार, बाजरा, मूंगफली इस तरह का जितना भी मोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें इसमें हो जाती हैं। और पवन के द्वारा ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ भी जाती है, अपरदित हो जाती है ना। और भारत में पाई जाने वाली जो काली मिट्टी है ज्वालामुखी के उद्गार से ये निर्मित होती है और इसमें ये मिट्टी उपजाऊ होती है, नमी धारण की क्षमता अधिक होती है और कपास की काली मिट्टी भी इसको कहते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि अभी तक हम लोग ने जितनी मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ा है सभी को इन्होंने एक साथ कंपाइल करके यहाँ पे मिट्टियों की विशेषताएं बताई हैं। ठीक इसी तरह लाल मिट्टी में फास्फोरस और जीवांश और नाइट्रोजन की कमी होती है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन यदि खाद हम अधिक डालते हैं और सिंचाई की मात्रा देते हैं तो इसमें ज्वार, बाजरा, दाल और तिलहन होती है। साथ में जो लैटराइट मिट्टी है इसका रंग पीला होता है, उपजाऊ कम होती है और इसमें मोटे अनाज मिलते हैं। ठीक है, अब मोटे अनाज मिलते हैं, चाय, रबड़, काजू, कहवा, गन्ने की खेती ये सब हो सकती है इसमें। इसके अलावा भारत में अधिक वर्षा वाले भागों में मिट्टी का अपरदन तेजी से हुआ करता है। मरुस्थलीय भाग में मिट्टी का अपरदन वायु के द्वारा वायु उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और तापमान ज़्यादा समय तक यहाँ ऊंचा रहता है भारत में और इसलिए मिट्टी का विघटन होता रहता है, मिट्टी में अपक्षय होता रहता है। और कृषि करने से, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है तो लगातार कृषि करने से यहाँ पे उर्वरा शक्ति भी कम होती चली जा रही है और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है जो गहरी और उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिट्टियों का हम लोग ने कुछ विशेषताएं देखी। यहाँ पे एक मानचित्र भी हमारे सामने आ रहा है। इस मानचित्र को आप लोग ब्लैंक रूप में पहले अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा और फिर इसमें दर्शा दीजिएगा। मिट्टियों के जो भी प्रकार हैं भारत में उन प्रकारों को आप इसमें 6 प्रकारों को दर्शा दीजिएगा। यहाँ भी अलग अलग शेड दे करके इन्होंने क्लियर किया है। पहला शेड देखिए दिखाई दे रहा है पर्वतीय मिट्टी, वन मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, और उसका जो शेड दिया गया है इस शेड को देखिए। और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में आप गौर करिए कि जो हिमालय का ये क्षेत्र है, आपका पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी मिट्टी मिलेगी, पर्वतीय मिट्टी मिलेगी। दूसरे नंबर पे जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी का संकेत आप देखिए कि पॉइंट में दर्शाया गया है। इसका मतलब ये जितना भी पॉइंट आपका हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का क्षेत्र आ रहा है, इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, नदियों के किनारे के आसपास का क्षेत्र, इसलिए ये जलोढ़ मिट्टी इस रीजन में पाई जा रही है। तो ठीक इसी तरह आपको, क्योंकि एग्जाम में जब मानचित्र आपका भरने को आता है तो आपको कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन सी डिजाइन कहाँ देनी है और किस क्षेत्र में उसको दर्शाना है। तो और तीसरा फिर इसमें प्रकार दिया है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। तो ये दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा है, इसकी डिजाइन को आप लाल और पीली मिट्टी की देख लीजिए और किन किन क्षेत्रों में है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय एरिया है और उस प्रायद्वीपीय भाग में जहाँ पे लौह अयस्क की, लोहांश की मात्रा मिट्टी में अधिक है, उस मिट्टी का ये क्षेत्र यहाँ पे दर्शाया गया है। और यदि और आगे देखते हैं हम तो काली मिट्टी। अब काली मिट्टी का क्षेत्र ये खड़ी लाइनों से ये दिखाया गया है। इसमें सबसे जो बड़ा जो ये क्षेत्र आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र, सौराष्ट्र का क्षेत्र, कर्नाटक है, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया भी आपका लिए हुए है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पे कपास की अधिकता होती है। और लैटराइट मिट्टी आपकी मिल रही है। ये लैटराइट मिट्टी, इसकी डिजाइन भी आप देखते हैं पड़ी लाइनों में, तो ये भी आपके कुछ दक्षिण भारत के मालाबार तट पे आपके
मिल रहा है। इसके अलावा कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी आपकी ये मिट्टी मिल रही है। और फिर लास्ट में आ रहा है शुष्क मिट्टी। हम इसको कह सकते हैं मरुस्थलीय मिट्टी भी इसको हम कह सकते हैं। और ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये आपकी राजस्थान के क्षेत्र में आपको मिल रही है। तो इस तरह इस मानचित्र को आप क्लियर कर लीजिएगा। और आज टॉपिक में जो हम लोग ने देखा उसमें मिट्टी का वर्गीकरण हम लोग ने पढ़ा, भारतीय मिट्टी के गुण भी देखे और कौन कौन से प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। नमस्कार।